सभी प्रकार की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। आपका भरोसेमंद चैनल खबर देवरिया। आप देख रहे हैं खबर देवरिया। दैनिक जागरण विमर्श कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण का व्याख्यान दिया गया, जिसका संचालन भावना सिन्हा ने किया। इस व्याख्यान में कुलपति प्रो पूनम टंडन, बरहज नगरपालिका अध्यक्षा श्वेता जायसवाल, महाराजगंज की नगरपालिका अध्यक्षा पुष्पलता, देवरिया नगरपालिका अध्यक्षा अलका सिंह ने भाग लिया। देवरिया जिले में आप सभी सुने उन्होंने क्या कहा। प्रबुद्ध जनों का आपने आयोजित किया, हम देवरिया की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे मंच पे उपस्थित हैं प्रोफेसर पूनम टंडन। अगर इनका मैं बायोडाटा करूँ तो 1 घंटे लग जाएंगे। तमाम अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में इनके शोध पत्र प्रकाशित हैं और वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की कुलपति पद पे विराजमान है। मैडम का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच महाराजगंज की नगरपालिका अध्यक्षा डॉक्टर पुष्पलता मंगल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और देवरिया की नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती अलका सिंह हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम तीनों एक दूसरे से बंधे हैं। कैसे बंधे हैं? क्योंकि गोरखपुर से ही महाराजगंज अलग हुआ है, देवरिया अलग हुआ है और कुशीनगर का यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी जो है गोरखपुर से है। तो एक मंडल के रूप में हम चारों जो है एक ही का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम यहाँ कोई नकारात्मक बात नहीं करेंगे, हम सकारात्मक बात ही करेंगे और हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि जो प्रश्न भी हम पूछें वो सकारात्मक प्रश्न पूछें। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर पूनम टंडन जी से, ये मेरा क्या मतलब लोगों की ओर से प्रश्न है कि आधी आबादी, और मैडम एक बात मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि लमसम 2011 की जनगणना के अनुसार महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया की जिले की जो जनसंख्या है वो 90 लाख के करीब आती है और जिसमें महिलाओं की संख्या 46 लाख और जिसमें हमारा देवरिया इस बात का धनी है कि प्रति 1000 पुरुषों के बीच 1017 महिलाएं हैं। ये 2011 की जो आंकड़े हैं, तो हम आधी आबादी से थोड़ा अधिक चल रहे हैं, हम थोड़ी आधी आबादी से अधिक चल रहे हैं। तो मैडम आपसे ये सवाल है कि आधी आबादी क्या उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पा रही है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और जागरण के इस कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा उनका एक पहल है, इस तरह का विमर्श कार्यक्रम। उसमें जिस तरह का महिला सशक्तिकरण का उन्होंने मुद्दा उठाया है तो बहुत ज़रूरी है इस पर बातचीत करना। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आधी आबादी की बात करते हैं, इस क्षेत्र के लिए तो मैं नई हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद गोरखपुर जब मैं पहली बार आ रही थी, एक लखनऊ की जब बड़े शहर से आते हैं तो आपको लगता है थोड़ा सा पिछड़ा है पूर्वांचल हमारा, लेकिन विश्वविद्यालय में आने के बाद जब मैंने महिलाओं की भागीदारी देखी, हमारे विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में 50% से अधिक महिला छात्राएं पढ़ रही हैं, इसमें बड़ी संख्या में। और थोड़ा मुझे आश्चर्य भी हुआ, इतनी बड़ी भागीदारी। लोग कहते थे यहाँ तो लड़कियां घर में रखी जाती हैं और पर्दे में रखी जाती हैं, लेकिन विश्वविद्यालय मैंने देखा। और उसके बाद जब पहला कन्वोकेशन जब मेरा हुआ, 4 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया था, 18 सितंबर को कन्वोकेशन था यहाँ मेरा। उसमें जब मेडल मिले, यहाँ पे जितने मेडल थे उसमें 80% भागीदारी यहाँ की छात्राओं की थी। तो किसी बात में कमतर नहीं है, छात्राएं और हमारी बेटियां किसी बात में कमतर नहीं है और बहुत आगे जा रही हैं। अगर आप विश्वविद्यालय में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम लोग जब पढ़ते थे, चाहे वो लखनऊ हो या कोई भी शहर हो, हम लोग देखते थे कि महिलाओं को हमेशा डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया जाता था। कोई फंक्शन होता था तो बुके देने के लिए, मोमेंटो देने के लिए या कंडक्ट करने के लिए मोर लाइक डेकोरेशन पीस महिलाओं का उपयोग किया जाता था। भाई आप आ जाइए, स्टेज कंडक्ट कर दीजिए। लेकिन आज महिलाओं की डिसीजन मेकिंग में भागीदारी बड़ी संख्या में आप देखिए आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें, यहाँ पर आपके पहले जहाँ पे पहले एक भी महिला कुलपति नहीं होती थी, वो भी पूर्वांचल क्षेत्र में इतिहास में 70 साल के इतिहास में एक महिला कुलपति हुई है यहाँ की। और कार्यवाहक, वो भी कार्यवाहक शॉर्ट टर्म के लिए। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, कई विश्वविद्यालयों में महिला कुलपति यहाँ पर हैं। तो इस तरह का माहौल जो देखने को मिल रहा
महिलाओं के लिए बहुत सकारात्मक है और बहुत प्रेरणा मिलती है इससे अन्य छात्राओं को, और ये परिवर्तन तो नया है हमारे लिए। और अगर विश्वविद्यालय की बात करें, हमारे बहुत से डीन, बहुत से सीनियर प्रोफेसर सब महिलाएं हैं। इस समय डिसीजन मेकिंग में बराबर की हिस्सेदार है पुरुषों की। ये केवल बात विश्वविद्यालय की नहीं है। अगर मैं किसी कॉलेज में जाती हूँ, चाहे वो आपका देवरिया में, कई बार मेरा कई कॉलेज में आना हुआ या और जगह भी आना हुआ, बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और अच्छी, मतलब अच्छे पदों पे, अच्छे डिसीजन मेकिंग में। प्रिंसिपल आप देखिए, कॉलेजेस की प्रिंसिपल्स हैं हमारे डिग्री कॉलेजेस में, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं। तो पूर्वांचल के लिए बहुत अच्छा संकेत उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, यही मैं कहना चाहूँगी। बहुत धन्यवाद मैडम। उच्च शिक्षा में पिछली सरकार ने या अभी वर्तमान सरकार ने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन एक नई शिक्षा नीति लागू हुई जो अभी भी हमारे लगता है कि दर्शकगण बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और ये कहा गया कि नई शिक्षा नीति बहुत खर्चीली है, 2 बार परीक्षा का भार पड़ा। हमारा पूर्वांचल ग्रामीण इलाका है, किसानों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, ठेले मजदूर के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। शुल्क में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए मैडम क्या आप कहना चाहेंगी? मेरा मानना है कि शायद ये बात ठीक से कम्युनिकेट नहीं करी गई। आज सरकार ने जो परीक्षा शुल्क 2000 करीब होता था, उसने निश्चित कर दिया कि 800 रुपये परीक्षा शुल्क होगा सारे विश्वविद्यालयों के लिए, सारे विश्वविद्यालयों के लिए। और परीक्षा शुल्क को तो आधे से भी कम कर दिया आपने ये। तो शुल्क में ऐसी कोई वृद्धि नहीं है। हाँ, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो होते हैं उनकी अपनी इनकम से ही चलते हैं, उसमें टीचर की सैलरी उन्हीं से निकलती है, उनमें जरूर शुल्क में वृद्धि है। लेकिन जो रेगुलर कोर्सेज हैं उसमें शुल्क में ऐसी कोई भी 50 रुपए की भी वृद्धि नहीं है जिसकी हम बात करें। और साथ में आप 2 बार एग्जाम की अगर आप बात करें, देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि बच्चा हमारा साल भर पढ़ाई करे, एग्जाम का बोझ एक बार ना पड़े उसके ऊपर। यानी पहले क्या होता था, एनुअल सिस्टम में पूरे साल बच्चा आ रहा है, 2 महीने पढ़ा, एग्जाम दिया, पास हो गया। अब आपका इंटरनल इवेल्युएशन है, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है, बच्चा पूरे साल पढ़ता है। यानी कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है। हमको तो मानना है छात्र छात्राओं को बहुत लाभ मिलेगा। तो ये जो करिकुलम है हमारा विश्व स्तरीय है। अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, किसी भी अच्छी संस्था में जाएं, हर अच्छी संस्था सेमेस्टर सिस्टम पे ही जाती है, एनुअल पे नहीं चलती है। तो धीमे धीमे अगर हम विश्व स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय शिक्षा की ओर जा रहे हैं तो ये तो हमको अडॉप्ट करना होगा। और मेरा मानना है कि वित्तीय भार बढ़ा नहीं है, ये गलत मैसेज है कि बड़ा है। गवर्नमेंट ने एग्जामिनेशन फीस को यूनिवर्सिटीज की ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है, कि जान लीजिए आप ये। और 2 पार्ट में होने के बाद भी शिक्षा शुल्क में वृद्धि नहीं हुई है। और इसको अगर आप डेटा लेंगे तो हम डेटा भी आपको शेयर कर देंगे, इसका क्या था पहले और क्या आज है। धन्यवाद मैडम। अब मैं मंच से थोड़ा आगे बढ़ूंगी नगर पालिका अध्यक्षा महाराजगंज से, जो कि नेपाल का बॉर्डर है और बहुत ही प्राकृतिक स्थान लगता है। तो मैडम से मेरा ये सवाल रहेगा कि महाराजगंज जो कि हम मानते थे कि थोड़ा सा पिछड़ा था, थोड़ा सा कटा हुआ था आम मतलब मुख्य धारा से, तो अभी क्या लगता है कि वहाँ राजनीति में महिलाओं की कितनी संभावनाएं हैं महाराजगंज में? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सभी सम्मानित जन को सादर प्रणाम करते हुए, आज मुझे थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरा गला भी खराब है इस समय, तो मैं थोड़ा सा साफ से बोल नहीं पाऊँगा। और हमारे यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारी गुरुजी और हमारे साथ साथ में नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। साथ नारी सशक्तिकरण की बात करें तो वो तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा कि मंच पे ही, क्योंकि लक्ष्य की बात हुई है तो उसमें हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि लक्ष्य तो, अगर लक्ष्य में हम लोग नारी सशक्तिकरण में हम सारे यहाँ पे हैं तो इसका मतलब कि वो लक्ष्य हमारा पूरा हो रहा है। और मैंने हमसे सवाल किया है महाराजगंज के लिए, तो महाराजगंज में भी अगर राजनीति की बात करें तो मैं नगर पालिका महाराजगंज की अध्यक्ष हूँ, तो वहाँ पर हमारे 25 वार्ड हैं जिसमें कि हमारी 9 महिला सभासद चुन के आई हुई हैं। इस समय हमारे बोर्ड में 9 महिला सभासद है, क्योंकि जैसे सच में ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है महाराजगंज, तो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिसको कि दूर करने की। और उसमें क्या है कि बच्चियां हैं, जैसे मैं जाती हूँ कभी कभी क्षेत्र में जाती हूँ, देखती हूँ कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पे बुलाते हैं सब लोग, तो वहाँ की बच्चियां बहुत अच्छी है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज जैसे वहाँ जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज है, वहाँ पर भी बुलाया जाता है। तो मैं वहाँ जाती हूँ
ऐसे किसी और जगह जाऊंगी, जैसे क्षेत्र में गई कुछ देखा तो वहाँ पे जो लड़कियां हैं, लड़कियां बहुत अच्छी तरह से जैसे सभी प्रोग्राम्स वगैरह करती हैं, जो भी कल्चरल प्रोग्राम हो उसमें भी उनकी भागीदारी रहती है और बहुत अच्छी तरह से करती है। बहुत मतलब तेज तरार बच्ची है, लेकिन बस उनको थोड़ा सा जैसे कि एक मार्ग दिखाने की जरूरत है। और जो कार्य है मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, पढ़ी लिखी फील्ड से हूँ, तो मुझे भी लगता है कि बच्चियों को आगे लाऊं। और महाराजगंज में मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ की बच्चियों को, वहाँ की महिलाओं के लिए जरूर से जरूर काम करूं। और जो पिछड़ा है, जो वर्ड लगता है, उसको मैं पूरी तरह से हटाने का पूरा प्रयास करूंगी। और महिलाओं के लिए मैं खुद भी लगती हूँ और खुद भी कार्य करती हूँ और चाहती हूँ कि हमारी महाराजगंज की महिलाएं आगे बढ़े। लेकिन इसके साथ में मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि इन सब कार्य में काफ़ी हद तक पुरुषों का भी योगदान रहता है। अगर हमारे मतलब मेरा एक अनुरोध रहता है, मैं जब भी कहीं वहाँ बोलती हूँ यही कहती हूँ कि जो हमारे यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो जब तक हमारे पुरुष जो भी पिता है, भाई है या पति है, अगर वो सब सहयोग नहीं करते हैं तो महिलाएं कर तो लेती हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। संभव तो है कि वो कर सकती है कुछ भी, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें अगर सबका सहयोग रहेगा तो वो लोग बहुत आगे जा सकती है। और महाराजगंज जो जिला है हमारा, वो बहुत आगे बढ़ सकता है महिलाओं को, क्योंकि वहाँ पे मतलब कहेंगे प्रतिभा बहुत है। और मेरी पूरी कोशिश भी है कि सभी लोग जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद मैडम, आपका स्वास्थ्य ठीक सही में नहीं लग रहा है, तो थोड़ा ब्रेक देके फिर आपसे हम कुछ एक दो सवाल और करेंगे। और धन्यवाद करती हूँ दैनिक जागरण के विमर्श कार्यक्रम में आप लोगों ने नारी शक्ति को इतनी सहभागिता के साथ हम लोगों को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभी मैम ने बोला है कि मैं राजनीति शास्त्र से पढ़ी हूँ और राजनीति शास्त्र में कैसे मैं इसको पूरा करती हूँ, पर ये कहना गलत है। राजनीति शास्त्र से मैं एमए की हूँ और हमारा परिवार भी समाज सेवी रहा है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में थी, बीएचयू की पढ़ी थी, विद्यार्थी जीवन में भी हम लोगों ने राजनीति किया है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी जीवन में भी ऐसी बहुत सी समस्याएं रहती थी जिसको आवाज़ उठाना पड़ता था, उन समस्याओं का समाधान भी हम लोगों ने किया है। पर मेरी जब शादी देवरिया में हुई, एक समाज सेवी मेरे पति स्वर्गीय मनोज कुमार सिंह जी थे, जो बहुत ही समाज सेवी थे और आज भी उनकी समाज सेविका आज भी जन जन में वास करती है। जब भी मैं उनके घर, किसी के घर जाती हूँ तो पहले उनकी बातें होती हैं, फिर हमारी बातें होती हैं। मैं राजनीति क्षेत्र में 2012 में जब यहाँ पे नगर पालिका चुनाव चल रहा था, इसके पहले मेरे पति चुनाव लड़ते थे पर उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलता था। कहते हैं जहाँ भाग्य होता है वहीं आदमी सशक्त होता है, कहीं भाग्य भी मायने होता है। परिश्रम अलग चीज़ है, भाग्य अलग चीज़ है। पर 2012 में जब महिला सीट हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि राजनीति तुम पढ़ी लिखी महिला हो, अच्छे से तुम संभाल सकती हो, तुम इस काबिल हो, इसलिए तुम्हें लड़ना चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि शिव को भी अर्ध नारी का रूप दिया गया। कहते हैं जहाँ पुरुष है वहाँ नारी है। तो 2012 में जब मैं चुनाव मैदान में उतरी, महिला सीट होने के नाते, वहाँ मुझे बहुत ही आशीर्वाद आप लोगों का मिला और मुझे नगर पालिका का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस नेतृत्व में मेरे पति ने हमेशा मुझे आगे ही बढ़ाया। अभी मैम ने कहा है कि महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता है। मेरे विचार से महिलाएं को आगे ही पुरुष हमेशा ही आगे रखते हैं और महिलाएं उनके सहयोग से, उनके दिशा निर्देश से, कुछ महिलाओं का भी दिशा निर्देश से आगे सशक्त होती। नारी, आज की नारी जो सशक्त होती है, अभी जो पीछे बैनर पे लिखा है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, आज ये नया उत्तर प्रदेश इस मंच पे बैठा हुआ है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती पूनम जी हैं, महाराज की नगर पालिका अध्यक्ष हैं, सामने बैठी बरहज की नगर पालिका अध्यक्ष है, मैं खुद इस जिले की नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। तो कौन कहता है कि नारी सशक्त नहीं हो रही है? सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी नारी बंधन अधिनियम में 33% आरक्षण का
जो इतना बड़ा निशान हम लोगों को सौगात के रूप में दिया है, इससे लगता है कि नया भारत, नया उत्तर प्रदेश बहुत ऊंचाई पर जाएगा। ये नया भारत, नया उत्तर प्रदेश, सबसे नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमारे केंद्र की सबसे बड़ी वित्त मंत्री निर्मला जी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम आनंदीबेन जी हैं। अगर हम अपने जिले की बात करें, यहाँ मंत्री के रूप में विराजमान हमारी आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। ऐसी तमाम बहुत सी खेल जगत हो, चाहे आकाश पाताल और जमीन की बात करें, तो नारी सशक्तिकरण का ही हम उदाहरण देंगे। आज 12th और 10th के रिजल्ट की बात करते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि ऊपर के टॉप लिस्ट में हमारी बेटियां ही आगे आती हैं। और अगर हम खेल जगत में अगर हम अपना नज़र घुमाते हैं तो हमारी बेटियां ही खेल के मैदान में आती हैं। अगर हम आसमान में उड़ाकू विमान पे ध्यान देते हैं तो हमारी बेटियां ही हैं। हम कह सकते हैं, अभी आपका एक टॉपिक था कि हम लक्ष्य से कितने दूर कितने पास, तो हम ये तो नहीं कह सकते 2014 में हम कह सकते हैं कि हम लक्ष्य से बहुत दूर थे। महिलाएं का नाम दिया जाता था पर उन्हें गवर्न करने को नहीं मिलता था। आज 2014 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के आशीर्वाद से नारी आगे बढ़ रही है। समूह के जरिए जो महिलाएं घर में दुखी रहती थी, प्रतिभाएं होते हुए भी, चाह के भी अपने परिवार का सही से पालन पोषण नहीं कर सकती थी, पर समूह से जुड़ने के बाद वो स्वावलंबी हो रही हैं, आत्मविश्वास से पूरी तरह से परिपूर्ण हो रही है। ये है नारी शक्तिकरण। और राजनीति क्षेत्र में होते हुए भी मैं राजनीति की सारे नियम कानून के साथ ही इस राजनीतिक जीवन में राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की हूँ, इसलिए मेरा जो भी कार्य होता है नियम के तहत होता है, उसके इतर नहीं होता है। अगर महिलाएं अपना परिवार संभाल सकती हैं, अगर उन्हें मौका मिले तो वो देश में भी अच्छे से अपना राज कर सकती हैं। सही कहा आपने, महिलाएं काम पर जाती हैं, सॉरी बोला मैंने, जो ये कुरियर ले वाली महिलाएं बढ़ गई हैं, 2 ई-रिक्शा चला रही हैं, और भी बहुत सारे क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। एक महिलाओं की जो बहुत व्यक्तिगत समस्या होती है, हालांकि ये जैविक प्रक्रिया है, शौचालय की समस्या देवरिया में महिलाओं के लिए, जो आप कहते हैं कि पिंक टॉयलेट है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से पिंक टॉयलेट नहीं है, उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने एक पिंक टॉयलेट का निर्माण किया था, पर वहाँ कुछ विवाद की होने की वजह से हमने बंद कर दिया। पर जो भी शौचालय है उसमें पुरुष और महिलाओं की दोनों की भागीदारी रहती है, दोनों का अलग अलग पार्टिसिपेट करके बनाया जाता है। हम लोगों ने ऐसे बहुत से सामुदायिक शौचालय बनाए हैं जिसमें पुरुष और महिलाओं का दोनों का ही उसमें आना जाना है। बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बस मैडम से और सवाल कि कहा जाता है कि पूरे विश्व का 2/3 काम, ध्यान से सुनिएगा, पूरे विश्व का 2/3 काम महिलाएं करती हैं, लेकिन वेतन केवल 1/3 ही प्राप्त करती हैं। यानी कि दुनिया की सारी औरतें वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन सैलरी सारी नहीं पाती हैं। तो मैडम से सवाल है, मैडम ने कहा कि टॉपर लड़कियां हैं, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, रोजगार की दिशा में लड़कियां क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही हैं? ये एक अच्छा सवाल है। महिलाओं का आज में आगे और बढ़ने के लिए महिलाओं का स्वावलंबी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसमें परिवारों को आना पड़ेगा, उनके माता पिता को आना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल बताएं, हमारे यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव हुई तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से करीब 300 उनको लेने थे, तो बहुत ही बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो गया बड़े बड़े होटल्स में। लेकिन कहती क्या हमको जॉब यहीं मिल सकती है, हमको बेंगलोर में जाना पड़े, शायद माता पिता हमको परमिशन ना दे। थोड़ा सा माइंडसेट हमारे परिवारों को भी, माँ बाप को भी अपना चेंज करना पड़ेगा। अगर महिलाएं स्वावलंबी होंगी तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। देखिए, आप सैलरी कहती है, महिलाएं तो वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन भाई सैलरी उनकी सैलरी 1/3 नहीं है। जो पुरुष की सैलरी है, हस्बैंड की सैलरी लेखा कौन करता है, महिलाएं तो करती हैं, तो पूरा तो अधिकार उन्हीं का। नहीं,
अभी हम सबके बीच नगर पालिका परिषद बरहज की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता जायसवाल जी हैं। आपका भी मंच पर स्वागत है और भावना मैडम से आग्रह है कि मैडम को भी इस पूरे उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। मुझे थोड़ा पता लग रहा था कि मैडम सामने हैं। बरहज के बारे में एक प्रसिद्ध जो है, जी धन्यवाद सर। बरहज के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी कि कलकत्ता जैसे शहर न देखनी, बरहज जैसे न बाजार। बरहज जो था वो व्यापारिक केंद्र था और लाहौर से लेके कलकत्ता तक जो है यहाँ से बिजनेस होता था। यानी कि बरहज एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था इस मंडल का क्या कहिए कि पूर्वांचल का। और बरहज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा राघव दास की कर्मभूमि भी रही जो है देवरिया उनका। और बरहज बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक वो आस्था लिए हुए जो वो है, सरयू नदी है जो घाघरा नदी है, तो मेला वहाँ लगता है। कई बार हमने भी देखा है कि मेला लगता है। तो अब तो स्थिति थोड़ी संभली, लेकिन मेला में जब महिलाएं जाती हैं, चूंकि एक बार हम भी गए तो हम डर के मारे चले गए कि उस घाट पे हमको तो नहीं लगता हम जा पाएंगे। तो इसके लिए बरहज नगर पालिका अध्यक्ष क्या उपाय कर रही हैं? पहले मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और यहाँ मंच आसीन सभी महिलाओं को भी मैं नमन करती हूँ। और अब मैं कुछ बरहज की बात करूँ। पहले मैं एक जो मैम साहब ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि 2/3 महिलाएं काम करती हैं मगर उनको सैलरी 1/3 मिलती है, इस पर मैं कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। एक कहावत बोला जाता है, द मनी यू सेव इज द मनी यू अर्न। अगर हम अपने घर में गृहस्थ में कुछ पैसे बचाते हैं जो कि हम वेतन में देते हैं, तो ये भी एक तरह की सेविंग हुई। और जिसको हम जीडीपी में अभी भी हमारे महिलाओं का जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें जीडीपी में अभी ये इस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी चलती है कि इसको हम इसका आंकलन कैसे करें। तो ये एक तरह की बचत होती है और ये एक तरह का महिलाओं के लिए जो सेविंग होता है वो एक तरह का इनकम ही हुआ। लेकिन फिर नोटबंदी में सब इनकम बेकार हो गया। अब बात करते हैं बरहज की। तो एक शिपिंग रूट था जो एक समय में था बरहज में, जिससे हमारा बरहज काफ़ी एक व्यापार के स्तर पे काफ़ी ऊंचाइयों पे था। और जब मैंने यहाँ पे कारोबार संभाला तो मैंने ये मंच से भी बोला था कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस अपने बरहज क्षेत्र को दोबारा गौरवान्वित कर सकूँ। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो मेरी ही एक फ्रेंड है स्वाति मेहरोका, जिन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। 5 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया था ओपन 8 करके, और आज की डेट में उसमें करोड़ों का टर्नओवर है मैम। और ये शिपिंग रूट को हमें अगर दोबारा स्टार्ट करना है तो नदी एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जल प्रवाह आज यहाँ है तो कल कहीं और होगा। उस जल प्रवाह को हमें दोबारा लाना पड़ेगा। और शिपिंग अगर हमने एक बार दोबारा स्टार्ट किया तो बरहज में आपका दोबारा से एक अच्छा शिपिंग रूट होगा। और बिजनेस के लिए भी आज जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह वाटरवेज की बात कर रहे हैं तो इससे बरहज का भी काफ़ी उद्धार और डेवलपमेंट होगा। अब बात करें मेला की, तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में जब अभी छठ पर्व हुआ था, पूर्णिमा का स्नान था, तो हमने यहाँ पे इतनी सावधानियाँ बरती थी। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम भी हमने किया था, जिसमें महिलाओं ने, बच्चों ने रंगोली बनाकर काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और मुझे नहीं लगता, आप इसमें प्रशासन से भी पूछ लें, इस बार बरहज मेला में किसी तरह की कोई भी असुविधा लोगों को नहीं हुई थी, यहाँ तक कि ऐसी कोई भी मिसहैपनिंग भी नहीं हुई थी। बहुत धन्यवाद। अगली बार ज़्यादा प्रयास रहेगा। अब आपकी ओर से सवाल चाहिए। अच्छा, ये जरूरी है। सरकार तमाम दावे करती है। आपका सवाल किससे है? सभी लोगों से। नहीं, सभी से नहीं, किसी एक से सवाल आप पूछिए। ये ऐसा प्रश्न है कि सामने बैठे नारी शक्ति और उनके साथ सम्मुख बैठे पुरुष, सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम तमाम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन घटनाएं देखते हैं कि कहीं शिक्षण संस्थान में, कहीं खेल के मैदान में, तो कहीं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण होता है या अन्य तरह के शोषण के शिकार होते हैं।
तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की डाटा कह रही है, दिनों दिन इसकी वृद्धि होती जा रही है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? और दैनिक जागरण वाले जो अरेंज करा है, इनसे एक मेरी शिकायत है और सुझाव है कि इतनी नारी शक्ति बैठी हैं, इन्हीं में एक दो हमारे भाई और जो जनप्रतिनिधि है वो भी साथ बैठे तो कंधे से कंधा मिला के आप थोड़ा देर से आए हैं। ये 6 सत्र का कार्यक्रम है अभी हो और सब सत्र में ये होगा। सुरक्षा लेकिन नारी शक्तिकरण बिना पुरुष के साथ संभव नहीं है। तो एक आप अपना सवाल पूछिए और मेरे सवाल का जवाब दिया जाए। राजकुमार जी, जो आपने कहा कि दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत है जेंडर सेंसिटाइजेशन की, यानी कि हमको हमारे नारी पुरुष एक समान हैं, ये हमारे अपने घर में, परिवार में, अपने लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है। इसमें हमें अपने बेटों को ट्रेन करना पड़ेगा कि महिलाओं और पुरुष को बराबर समझें और बराबर की भागीदारी दें और अपना माइंडसेट चेंज करें। ये सामाजिक समस्या है, समाज में सलूशन ढूंढना पड़ेगा, परिवार में ढूंढना पड़ेगा। और देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमारी शिक्षा में संस्कार जरूर सिखाए जाएं और संस्कार की शुरुआत तो परिवार से पहले होती है, और बाकी महाविद्यालय या और जगह तो नहीं है। एक सवाल नगर पालिका अध्यक्ष, मतलब जो शोषण हो रहा है उस पर हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे माता पिता या हमारे जो भी अभिभावक होते हैं उनकी गलती होती है। उसकी वजह ये है कि हम लोग लड़कियों पे तो बहुत बंदिशें लगा देते हैं, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ऐसा ना करो, इनके साथ नहीं रहो, उनके साथ नहीं रहो, सब करते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपने बेटों को रोकते हैं या बेटों से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कितनी रात में जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो हमें सबसे ज़रूरी है हमारे मतलब जैसे हम अपनी बेटियों पे निगरानी रखते हैं वैसे ही हमें अपने बेटों पे भी रखनी चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए कि आखिर आप कहाँ जा रहे हो। तो हम लोग तो बेटों पे तो कोई क्वेश्चन नहीं करते, सारा जितना भी सब कुछ रहता है। अगर बच्चियाँ जो उनके ऊपर कोई ऐसा कोई अपराध उनके साथ होता है तो उसको भी जिम्मेदार वो बेटी ही मानी जाती है, जो कि लड़कों को नहीं कभी कर। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि हम माता पिता लोग जो हैं जैसे अपनी बेटियों पे बंदिशें लगाते हैं, जैसे हम अपनी बेटियों को रोकते हैं, टोकते हैं, उनको देखते हैं कि भाई कहाँ जा रही हो, क्या कर, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारा बेटा किस संगत में है, कहाँ जा रहा है। उसको तो फ्री छोड़ रखा है, बाइक दे दी भाई वो घूम रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि अगर हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना है तो पहले हम अपने बेटों पर भी ध्यान दें कि बेटे आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, इतनी रात तक आप कहाँ रह रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि लड़कों पर भी ध्यान दिया जाए, उनको भी उन संस्कारों से बांधा जाए जिनको कि बेटियों को बांधते हैं। और बेटियों को और भी बहुत सारी चीज़ें, बेटियों को स्वतंत्र करके उनको भी सिखाया जाए, उनको भी आत्मस्वावलंबी बनाया जाए, क्योंकि इससे एक को हम कहेंगे और उससे कुछ नहीं होने वाला, कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। हम सभी माता पिता को अपनी बेटियों के साथ साथ में बेटों पे भी लगाम लगानी चाहिए। धन्यवाद। ने कहा था कि लड़कियां 8 बजे के बाद बाहर ना जाए, तो एक लड़की ने बहुत प्रतिरोध किया और कहा अपने लड़कों को क्यों नहीं कहा कि लड़के 8 बजे के बाद बाहर ना जाए, तो अपने आप रेप जो है वो बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, मेरा सबसे सुझाव है कि अपनी लड़कियों को ना करने की आदत डालिए, ना करने की। जैसे मुझे कोई निमंत्रण देता है रात में तो मैं साफ मना कर देती हूँ, ना, या तो मेरे पति को भी बुलाइए तब मैं आऊंगी, नहीं तो रात में मैं अकेले नहीं आऊंगी। तो ना करने की आदत भी बेटियों पे डालनी चाहिए। जी सर। सवाल कि रिसर्च का स्तर कैसे ऊपर जाए, इसके लिए तो कोई योजना है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, आप लोगों को मैं एक अच्छी सूचना देना चाहूँगी, पूरे क्षेत्र के लिए एक अच्छी है। प्रधानमंत्री की कुछ लॉन्च करी है, उसमें उन्होंने 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है कुछ शिक्षा के ऊपर, और उसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 740 करोड़ की है और गोरखपुर विश्वविद्यालय को उसमें 100 करोड़ की ग्रांट मिली है रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। तो हम लोग इससे केवल ना हमारे विश्वविद्यालय को बल्कि हमारे कॉलेजेस को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि रिसर्च फैसिलिटी, रिसर्च इक्विपमेंट, रिसर्च सेंटर पूर्वांचल में अभी इतना नहीं है। इस क्षेत्र में आप और प्रदेश देखें, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है हमारी सरकार का, हमारी केंद्र सरकार का, और राज्य सरकार की भी बड़ी इसमें इनिशिएटिव थी, बहुत भागीदारी है, बराबर की भागीदारी है दोनों की। तो इससे विश्वविद्यालय के रिसर्च का स्तर हमको लगता है बेहतर होगा। धन्यवाद। एक और कोई सवाल? आप सबसे पहले तो आप जब आई नगर पालिका में तब से एक उत्साह का वातावरण बरहज नगर पालिका में बना, ये सभी उसको महसूस करते हैं। उसके साथ मेरा एक आपका ध्यान आकर्षित कराना है कि सरस्वती विद्या मंदिर
और उसके साथ साथ अपना पुराना आज़ादी के पहले का एक इंटर कॉलेज है, हर्षचंद इंटर कॉलेज, जिसको हम केजी के नाम से जानते हैं। वहाँ पर कई छात्राएं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से संबंधित करते हुए पूछना है, छात्राएं पढ़ने जाती हैं, साइकिल से जाती हैं और रास्ता इतना खराब है कि कई बार लड़कियां लड़का जो साइकिल से गिरती हैं। तो मेरा आग्रह है कि ऐसी बच्चियों के सुगम रूप से जाने आने की दृष्टि से भी वह सड़क महत्वपूर्ण है, उस पर आप अगर विशेष ध्यान जाएगा। यद्यपि आपकी योजना में है, ये मुझे जानकारी है, लेकिन शीघ्र काम प्रारंभ होगा तो अच्छा होगा। जी बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार मेरा विशेष ध्यान विद्यालय की तरफ है। विद्यालय के आने जाने वाले जितने मार्ग हैं उसमें हम लोगों ने बहुत तेजी से काम कराया। इसके लिए आपसे भी मैं एक निवेदन करती हूँ, कृपया करके एक आवेदन पत्र डालें नगर पालिका में, ताकि हम उस पर जल्द से जल्द काम शुरू कर सकें। RDM अकेडमी ने एक आवेदन पत्र डाला, SKN कॉलेज ने डाला और हमने 1 महीने के भीतर उसका कार्य पूर्ण करके यहाँ तक कि उनको प्रस्तुत करके हम लोगों ने भेजा। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस पर मैं ज़रूर से काम करूँगी। धन्यवाद। आप अगले और साथ में चूंकि ये प्रश्न सबसे महिलाओं से रिलेटेड है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में मतलब बहुत खराब स्थिति हो जाती है बच्चियों की, कि जिन संस्थानों के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सैनिटरी वेंडिंग मशीन नहीं लगाई गई है, क्या आप लोगों में से किसी ने अपने नगर पालिका और विश्वविद्यालय में सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाने का प्रस्ताव दिया है? अच्छा प्रश्न। आने वाले कई जगहों पे, यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस में भी हम लोग इसका प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक सैनिटरी वेंडिंग मशीन हमारे शौचालय में तो मिलती है, मगर इसको पब्लिक प्लेस में बहुत अच्छी तरह से हम लोग लगाए, इस पर हमारा ध्यान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रिज ऐसे एक आविष्कार हुए जो कि पुरुषों ने ही किए, और इन चीज़ों ने महिलाओं को आज़ादी दिला दी, घर से बाहर निकलने की, समय की बचत हुई महिलाओं के पास। हम खाना बना के जल्दी से घर चले जाते हैं, जबकि अब तो ओवन भी आ गए, 4 आइले वाला जो कहते हैं गैस का चूल्हा आ गया, कुकर ऐसे ऐसे आ गए कि उसमें चावल दाल सब्जी एक साथ बन जाते हैं। ये सब ने हमें सुविधाएं दी कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सुरक्षा, मैं देवरिया नगर पालिका अध्यक्षा से मेरा सवाल है कि आज भी अगर हम बरौनी से 12 बजे रात को अगर ट्रेन से उतरते हैं तो मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं राघवा नगर रिक्शे से चली आऊँ या स्कूटी से चली आऊँ, मुझे अपने पति को बुलाना ही पड़ता है। ये कब खत्म होगा? आप बसें कब चलाएंगी देवरिया में लोकल? देखिए, मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा का बहुत सा प्रावधान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कई से कई टोल फ्री नंबर्स भी दिए हैं, पर रात के 12 बजे अगर कोई महिला, कोई बेटी उतरती है तो गार्जियन को ही बुलाती है। अभी से नहीं, बहुत पहले से ही हम लोगों गार्जियन ऐसे हैं जो 12 बजे उतरते साथ ही जो आपके पति हो या पिता हो वो ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ी भाई, और रही बस की बात, हमारी सरकार है, हमारे परिवहन मंत्री जी ने हमारे चुनाव के समय पार्किंग का उन्होंने वादा किया है और परिवहन को सुधार करने का वादा किया है। जल्दी ही ये सरकार अपने भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार जरूर इस पे ध्यान केंद्रित भी की है और ये लाभ जरूर ही मिलेगा आपको। सिर्फ बसें चल रही हैं गोरखपुर में जिसमें महिलाओं को ही बैठना है, ऐसी तमाम सुविधाएं महिलाओं को दी जा रही हैं। ट्रैफिक की समस्या बहुत लोगों ने बताई, अगर हम पब्लिक ये यूज़ करेंगे तो हमें ट्रैफिक के हद से बहुत निजात मिलेगी। सैनिटरी पैड का जो मामला सर ने उठाया, सर बहुत जो है अच्छा काम करते हैं, इस क्षेत्र में भी करते हैं, जहाँ तक पहुँचाना चाहिए वो पहुँचा रहे हैं जगह जगह। हाँ, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। नहीं, धन्यवाद नहीं करना, रेड क्रॉस को धन्यवाद करती हूँ तो कि आपने वादा किया था कि आपके विद्यालय में मैं सैनिटरी पैड वाली मशीन में लगाऊंगा, लेकिन अगर रेड क्रॉस ना रहे तो बिल्कुल तब हम खुद लगाएंगे। मेरा यहाँ नगर पालिका, दाता वाली नगर पालिका अगर मिल रहा है तो हम ले क्यों नहीं। हमारा हक। एक सवाल आदरणीय संपादक जी करना चाहते हैं, गोरखपुर दैनिक जागरण के संपादक जी। मेरा सवाल तीनों नगर पालिका अध्यक्ष से है कि जब आप लोग कार्य संचालन या संपादन में परिवार के पुरुषों की ओर से किस तरह की दिक्कतें आती हैं?
पुरुषों की ओर से कैसी दिक्कतें आपके परिवार में? पुरुष में पति हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, जेठ हो सकता है। जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। मैं एक सामान्य सीट से मैंने ये चुनाव जीता था और कुल 6000 वोटों से मैंने ये चुनाव जीता। साथ ही साथ जब मैंने कार्यभार संभाला तो आज तक ऑफिस में भी नगर पालिका के दफ्तर में मैं ही जाती हूँ, मैं ही बैठती हूँ। जिला पे जितनी मीटिंग होती है मैं अकेले ही अटेंड करती हूँ और ऐसी कई मीटिंग होती हैं जहाँ पे मैं ही रिप्रेजेंट करती हूँ। जो ये बात बोली गई थी कि पॉलिटिक्स में अब महिलाओं को पीछे मतलब किया जाता है, उनको इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, तो कहीं ना कहीं अब विचार लोगों के बदल रहे, विचार विमर्श लोगों की सोच बदल रही है। तो इस सोच में नई पीढ़ी के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ये कई मीटिंग सभी मीटिंग में कब कन्वर्ट होगा? मैम सर, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स टुडे। मैं आज भी मैं अकेली ही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीटिंग देवरिया की तो मैं ही लेता हूँ। मैंने देवरिया मीटिंग में देखा है, चाहे देवरिया की मैम हो या बरहज की मैम हो या अन्य जो 17 नगर पंचायतें हैं जिसमें भी हमारी महिला जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं के द्वारा मैंने पार्टिसिपेट करते हुए देखा गया है और अपनी बातों को बहुत एफिशिएंटली मैंने कहते भी सुना है। बहुत का जवाब दे रहे हैं। सर के अंदर एक स्टूडेंट का भी उदाहरण मैंने अभी देखा, पुलिस भर्ती परीक्षा में मैं वहां थी। एक लड़की की सीट थोड़ी पास थी तो सर को थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन तुरंत इन्होंने डिसीजन लिया कि छोड़ जाने दो, अगर ये फेल हो जाएगी तो कहेगी टीएम की वजह से मैं फेल हो जाऊंगी। दीनानाथ महिला महाविद्यालय में हमने ये कहा था, अगले दिन हम लोगों ने ठीक करा दिया था। तो ये सहजता है, ये देवभूमि की जो है क्या कहे इसकी पवित्रता है कि जो भी यहाँ आता है वो सहज हो जाता है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप बताएं। मैं कहना चाहूँगी, मैं तो चुनी ही इसलिए गई थी कि मैं खुद काम करूँगी, अपने पति के इशारे पे काम नहीं करूँगी। अगर मुझे इस पद पे बैठाया गया तो इसीलिए कि ये रोबोट नहीं है, ये पढ़ी लिखी महिला है तो ये काम करेंगी। और जैसा मैम कह रही थी कि हम डेली ऑफिस जाते, तो मेरा भी यही है कि एक डेली रूटीन है। इससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो वो एक रूटीन रहता है कि जाना है ऑफिस। तो मेरा भी ये है कि मैं सारे काम करती हूँ। हाँ, पति हमारे पहले से राजनीति में रहे हैं तो उनका भी सहयोग लेती हूँ, लेकिन डिसीजन मैं ही लेती हूँ। 2012 से लेकर अब तक मैं राजनीति क्षेत्र में नगर पालिका के अध्यक्ष पे हूँ। 2012 में महिला सीट थी, मेरे पति ने उठाया, पर 2015 में मेरे साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटी। उसके बाद से मैं पूरा नेतृत्व पूरे समय से करती चली आई हूँ और अभी तक जितना निर्णय होता है, चाहे पालिका संबंधी हो, चाहे समाज के हित में हो, और सभी निर्णयों को बखूबी अच्छे से समझ बूझ कर उसे मैं करती हूँ। और मेरा विश्वास है आगे भी मैं आप लोगों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रही थी तभी लोगों ने कहना शुरू करे पढ़ी लिखी महिला है तो जरूर कुछ करेगी। इसी से कहते हैं नारी सशक्त हो रही है। अगर नारी शिक्षित है तो और भी सशक्त है। मैं सशक्तिकरण का एक उदाहरण बताती हूँ। 2014 में मैडम मेरे महाविद्यालय में मुख्य अतिथि बन के गई थी, लेकिन मैडम डर रही थी बोलने में। आपको याद होगा, इन्होंने कहा आप ही बोल दीजिए मेरी ओर से। लेकिन मैंने मैडम से कहा कि मैडम अगर आप बोलना नहीं सीखेंगी तो फिर सफल नहीं होंगी, सफल राजनेता के रूप में नहीं जानी जाएंगी। और आज आप इसका प्रमाण देख रहे हैं सशक्तिकरण का कि हर मुद्दे पे बेबाक राय रखती हैं। और मुझे याद है कि मतलब फिर उसके बाद जब कॉलेज में गई तो मैडम ने इतना अच्छा व्याख्यान दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैडम ने इतना जल्दी कैसे सीख लिया। बहुत धन्यवाद मैडम। मेरा प्रोफेसर मैडम से एक सवाल है कि आप तो एकदम पुरुषों के पीछे एकदम घिरी हुई है मैडम, कि सारे लोग जो है रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक सब जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि आदेश देने में थोड़ा कि पुरुष है ऐसे कभी कभी डांटना भी पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं अपने अधीनस्थ को थोड़ा, तो कभी ऐसा हिचक महसूस हुआ? महिला की शुरू से आदत होती है घर में, परिवार में, पति के साथ और बेटे बेटियों के साथ रहने की, और सबको डांटने की भी आदत होती है। ये भी जान लीजिए। देखिए बिहाइंड द कर्टन बताएं, पुरुष जाया करते हैं महिलाओं को, अंदर की बात है, और आप सभी इस बात को मानेंगे।
पिता से। बेटे को ज़्यादा दिक्कत होती है, घर में बेटी की बात ज़्यादा मानी जाती है। तो ऐसी कोई हमारे परिवारों में, हमारे भारतीय संस्कारों में ऐसा कभी भी नहीं रहा कि महिलाएं पीछे हैं और पुरुष आगे हैं। एक समय बीच में आया जब ऐसा काल था, थोड़ा महिलाओं को कुछ स्थिति की वजह से पीछे करा गया, वरना तो महिलाएं तो हमेशा ही से आगे रही हैं। पुराने एग्जाम्पल देखते रहिए, तब भी आगे रही हैं। इवन यूरोप में पीछे करा जाता था और इंडिया उससे भी आगे था। अगर आप देखें तो हमारा तो पुराना कल्चर है और महिला शक्ति, महिला को हमेशा मातृ का दर्जा दिया गया, हमेशा ही कहा जाता है। तो भारत के संस्कार ही ऐसे हैं, मेरा ये मानना है। धन्यवाद मैडम। कृपया ऐसे सवाल न पूछें जिससे घर के भेद भूल जाए। ये असल अब समाप्त हो रहा है, आप अपनी जगह पे बैठे रहें। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रजनीश त्रिपाठी जी, कृपया मंच पे आए। प्रोफेसर